आज जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो आपकी बुक का आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर है, ठीक है, जिसमें है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखिए, जब बात करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक तो एक वर्ड जहन में सबसे पहले आता है, वो है डायरी। आप में से कितने लोग हैं जो घर बैठकर डायरी लिखते होंगे? आप लिखते हो, और कोई लिखता है? चलिए, कुछ बच्चे लिखते होंगे और कुछ लोग नहीं भी लिखते होंगे। आज के टाइम में क्या है कि हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो मोमेंट्स होते हैं उनको हम कैप्चर कर लेते हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसकी हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ खींच लेते हैं। कुछ खास लगा उसका हमने वीडियो बना लिया, जैसे बर्थडेज वगैरह होते हैं तो हम वीडियोज़ बना लेते हैं, इन लोगों से मिल रहे हैं तो वीडियो कैप्चर कर लिया, ये ग्रुप फोटोग्राफ हो गया। आज के टाइम में ये चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब फ़ोन इतने इजीली कैमरे वाले अवेलेबल नहीं थे या फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं थे, तो लोग अपने जज्बातों को, अपनी बातों को लिखते थे, डायरी पे लिखते थे, ठीक है। और उस डायरी को फिर जब वो कभी पन्ने पलट कर देखते थे, इतिहास को ढूंढते थे, तो उसमें वो देखते थे अपने आप को कि हाँ, ये उस टाइम की अच्छी न्यूज़ है, या इस दिन मैं पहली बार मैं यहाँ गया था, या आज मैं वहाँ घूमने गया, या आज मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, मैंने पढ़ाई की। तो वो सारी चीज़ें उस डायरी में लोग कैप्चर करते थे, ठीक है। कुछ ऐसा ही काम किया था एनी फ्रैंक ने। एनी फ्रैंक के बारे में पहुंचने से पहले एक बात जान लीजिए, जो एन फ्रैंक आप नाम देख रहे हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एन फ्रैंक, एक्चुअली ये वर्ड जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। तो वहां पे ये एन फ्रैंक, आपने सुना एना बोलते हैं वहां पे, एना, ठीक है, जैसे एनाबेल एक वर्ड है, तो फ्रेंच लैंग्वेज से वर्ड, उस लैंग्वेज का ये शब्द है। इंग्लिश में आते आते इसे एन फ्रैंक भी बोलते हैं और एनी फ्रैंक भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको डराती हैं, झकझोरती हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने कुछ अच्छा भी किया, और कुछ ऐसे भी हुए हैं जो इसलिए फेमस हुए, यानी इनफेमस हुए हैं। देखिए, दो वर्ड, एक होता है फेमस और एक होता है इनफेमस। फेमस वो लोग होते हैं जो किसी अच्छे काम के लिए फेमस हो जाते हैं, इनफेमस जो बदनाम हो जाते हैं। तो इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने लोगों पे इतना जुल्म ढाया है, इतना टेरर किया है कि दहशत के पन्नों पे उनका नाम बहुत डार्क अक्षरों में लिखा गया है। उन्हीं में से एक है एडोल्फ हिटलर, जिनको हम सब जानते हैं, नाम सुना है आप सबने, उनके बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत पढ़ा होगा। एडोल्फ हिटलर के टाइम पे, उस समय उसने जिस तरीके से कब्जा करके रखा हुआ था, उस समय नाजिस और जेविश यानी जिनको यहूदी कहा जाता है, उस पर हिटलर ने क्या कर रखा था कि वहाँ उन लोगों को बंदी बना के रखा हुआ था। छोटे छोटे कैंप बनाए थे और उन कैंप में लोग रहते थे, और उनका सबका एक ही काम था, फ्यूचर एक ही था, कैंप के जितने भी जेविश लोग थे उनकी डेथ, यानी बड़ी ही क्रूरता से, बहुत ही बुरी तरीके से उनको मौत के घाट उतरना था। उसी कैंप में एक छोटी सी बच्ची, उसी कैंप का हिस्सा, जो बमबारी बाहर हो रही होती है तो कभी बाहर की लोगों की किलिंग हो रही होती है, उसी कैंप में छुप करके बैठी एक छोटी सी बच्ची जो अपने जज्बातों को एक डायरी में लिखती है, अपने ऊपर हुई घटनाओं को, हर एक चीज़ों को जो डायरी पे लिखती है। अब एक बात समझिए आप लोग कहते हैं कि राइटर, ऑथर कौन होते हैं? जो बहुत मेहनत से लिखते हैं, शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हैं, सोच के सागर में डूब करके शब्द के अच्छे अच्छे मोतियों को निकाल लाते हैं, और फिर वो मोती जब दुनिया के सामने आते तो एक अच्छी लेख, यानी एक अच्छी राइटिंग्स बन जाती है, और लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत शानदार राइटर है। राइटिंग का हम सोचते हैं कि कोई शायद एक्सपीरियंस पर्सन होगा जो बहुत पढ़ा लिखा होगा, या उसने बहुत सालों से राइटिंग की होगी। अब जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जो लगभग टीन एज में रही है, 10, 11, 12 साल की बच्ची, या कह सकते हैं 15, 16 साल की बच्ची भी, उस बच्ची ने जब राइटिंग लिखी है, तो राइटिंग क्या है? एक कला है। जज्बातों को किस तरीके से लिखा है वो एक कला है अपने आप में, कि आज उसके ना रहने पर उसके चैप्टर को आप सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो खास रहा होगा ना। एन फ्रैंक जब उस हिस्से में थी, वहाँ पे जब नाजिस पे अटैक हुआ था, नाजिस को परेशान किया गया था, और उस दर्द भरी कहानी में जब वो अपने जीवन को जी रही थी, उस समय पे वो जिस कैंप में थी, उसके बाद क्या होता है, एन फ्रैंक को बीमारी हो जाती है, और बहुत ही कम उम्र में, टीन एज की उम्र में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। किसी तरह से उनके पिताजी उस कैंप से बच जाते हैं, उनके फादर, ठीक है, ओटो फ्रैंक अगर नाम लें, उनकी बहन का नाम मॉगट फ्रैंक है। तो ओटो जो है, उन्होंने जब एनी फ्रैंक की वो डायरी देखी, जिसमें उस छोटी सी बच्ची ने अपने जज्बातों के ख्यालों को बुन करके, एक एक शब्द को पिरो करके अच्छी अच्छी लाइनों में लिखा अपने बारे में, अपने ख्याल के बारे में, तो उन्हें लगा
कि एक छोटी सी बच्ची ने जज्बात निकाल के रखे हैं, तो मुझे इस किताब को, मुझे इसकी डायरी को पब्लिश करना चाहिए। तो जो नाम आज आप देख रहे हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एक्चुअली में उन्होंने जब पब्लिश करवाया था तो उसका नाम था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और वो यंग गर्ल कोई और नहीं, एन फ्रैंक थी। उन्हें लगा कि उनकी डॉटर ने अपने ख्यालों को किस तरीके से लिखा है इस डायरी में, वही डायरी उन्होंने पब्लिश कराई जिसका आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ एनी फ्रैंक, या फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, अब बात आती है कि एन फ्रैंक ने इतनी कम उम्र में डायरी में लिखा क्या, जिसपे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि एन फ्रैंक जो थी उसे उसके 13th बर्थडे पे, कब 13th बर्थडे पे उसके फैमिली ने उसको एक डायरी गिफ्ट करी। एन फ्रैंक का ये मानना था कि वो अपने ख्यालों को लिखती थी तो उसको लगता था, उसके पास बहुत सारे लोग थे आसपास, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, अराउंड लगभग 30 पीपल थे, लगभग 30 लोग ऐसे थे जिससे एनी फ्रैंक बात कर सकती थी, लेकिन फिर भी एनी फ्रैंक को हमेशा अकेलापन फील होता था, यानी वो हमेशा लोनलीनेस फील करती थी, हमेशा लोनली फील करती थी। उसको लगता था कि मैं अकेली हूं, या शायद मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं अपने ख्यालों को, जज्बातों किसी से मैं शेयर नहीं कर सकती, उसको हमेशा ऐसा फील होता था। तो एनी को लगता था कि जो मेरे पास डायरी है मैं इस पे कुछ लिखूंगी। और फिर एनी ने डायरी से एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, बहुत खूबसूरत लाइन बोली है। उसने कहा है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि जो पन्ने होते हैं उनमें ज्यादा धैर्य है लोगों से। अब इस लाइन को जरा समझने की कोशिश करिए, क्यों कहा पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आज अगर आप लोगों से अपनी कोई बात बता देना, अपने इमोशंस को शेयर कर दें, वो दुनिया को बता देते हैं, वो आपका मजाक उड़ा देते हैं, वो आपके ख्यालों की, जज्बात की रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप डायरी पे कुछ लिख देते हैं ना, वो बात वहीं दबी रह जाती है। जब तक आप उन पन्नों को नहीं खोलेंगे, दुनिया में उसे कोई खोलने वाला नहीं होगा। वो किसी से आपकी चुगली नहीं करेगी, वो किसी को आपकी खामियों को बताएगी नहीं। अगर आज आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, ये बात अगर अपने दोस्तों को बता देंगे या अपने रिश्तेदारों को बता देंगे, तो वो दुनिया को बता देंगे कि बच्चा फेल हो गया है। आपके पिताजी को, आपकी माताजी को, सबसे बोलेंगे कि बच्चा पढ़ने में खराब था, फेल हो गया है। लेकिन आपकी जो अपनी भावनाएं हैं, जब आप डायरी में लिखते हैं, वो आप समेट कर रख लेते हैं। इसीलिए एनी फ्रैंक ने कहा है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि एक पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस है। अच्छा, ये लाइन याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लॉन्ग आंसर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफाइन द लाइन, या राइट अबाउट, या कमेंट ऑन दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो ये एनी फ्रैंक ने लाइन कही है अपनी डायरी में, क्योंकि उसने अपने जज्बातों को वहां पे बयां किया है। अब बात करते हैं उसने और लिखा क्या है। एनी फ्रैंक ने लिखा है कि अराउंड 30 पीपल हमारे आसपास हैं, उसके बावजूद भी मुझे डायरी में लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो वो अपनी एक एक बात को, एक एक चीज़ को उस डायरी में मेंशन करती है। डायरी का रिकॉर्ड कोई बहुत खास लंबा नहीं है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, 12 जून 1942 और 1 अगस्त 1944, यानी सिर्फ 2 साल का लगभग सफर रहा है। उस 2 साल में एनी फ्रैंक जितनी चीजें लिखी हैं, वो सब उस डायरी में उसने कलेक्शन बनाया है। लेकिन उस 2 सालों में उसने जो शब्दों का इस्तेमाल, जो भावनाओं को पिरो के रखा हुआ है, वो शायद किसी के दिल को छू गई, और आज वो मोस्ट सेलिंग बुक में से एक साबित हो गई, और आज हम सब उसको चैप्टर में पढ़ रहे हैं। एनी फ्रैंक ने कुछ अच्छी बातें भी लिखी, कुछ मजाकिया बातें भी लिखी हैं। एनी फ्रैंक बताती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, वो उनके बहुत क्लोज थी। उनके फादर भी थे, सिस्टर भी थी, मदर भी थी, लेकिन एन फ्रैंक जो है, उनको अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार था। तो ग्रैंड मदर के जाने के बाद एनी फ्रैंक उन्हें अक्सर मिस करती थी, और जब भी उन ख्याल होता था तो उनके बारे में लिखती थी कि मेरी ग्रैंड मदर से मेरी कैसी दोस्ती है, मेरा कैसा उनके साथ व्यवहार है। एनी फ्रैंक अपनी क्लासरूम के बारे में भी लिखती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखती हैं। कहती, जब मैं क्लास में हूं तो मुझे कैसा लगता है, क्लास में डिस्कशन होता है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसा होगा, तुम्हारे नंबर कितने आएंगे, तुम्हारे कितने आएंगे। ऐसा आप सब भी अक्सर आपस में करते होंगे, पूछते होंगे कि तुम्हारे मार्क्स कितने आने वाले हैं। किसी को लगता है कि मेरे इंग्लिश में नंबर अच्छे आ जाएंगे, मेरे साइंस में नंबर अच्छे आ जाएंगे। और कुछ बच्चे आपस में क्लास में बेट लगा रहे हैं कि इतने नंबर आएंगे, तुम्हारे इतने नंबर आएंगे। एनी फ्रैंक भी क्लास में इसी बातों को लिख रही है, बता रही है डायरी में कि क्लास में क्या क्या होता था, वो बात कर रही है। उनके एक टीचर थे, मिस्टर कीजिंग। अगर टीचर की बात, मिस्टर कीजिंग जो है उनके टीचर थे। वो क्या करते थे, वो एनी फ्रैंक को जब बात करते देखते थे तो थोड़े से गुस्सा होते थे मैथ्स के टीचर। उन्होंने कहा
तुम बहुत बातें करती हो, तो एनी से कहा एक काम करो, डू वन थिंग, राइट एन ऐसे, तुम घर जाओ और ऐसे लिख करके आओ। तो एनी ने कहा ठीक है, और उसको मजाक मजाक में उन्होंने दिया चैटर बॉक्स। क्या टॉपिक दिया था? चैटर बॉक्स। देखिए चैटर बॉक्स का मतलब है यानी बहुत ज्यादा बातूनी, बहुत बात चटर 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 बातें करने वाला, तो उन्होंने नाम दिया चैटर बॉक्स कि तुम इस पे ऐसे लिख कर आओ। अच्छा वही बात है, टीचर शेर तो एनी फ्रैंक सवा शेर। एनी फ्रैंक पहले घर के सोचा यार ये इस टॉपिक पे क्या लिखूं, चैटर बॉक्स, बोले कोई बात नहीं अब कहा है तो लिखेंगे। एनी फ्रैंक ने चैटर बॉक्स के ऊपर पूरे 2 पन्ने का ऐसे लिख दिया। अब जब टीचर को मिला कि भाई ये इसने लिख दिया 2 पन्ने का, उसमें उसने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि बच्चों को बोलना चाहिए, बोलना कोई गलत बात नहीं है। उसने कहा कि बोलना, अगर बच्चे नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। उसने ये भी लिखा कि ये जो मैं बोलती हूँ क्लास में, ये मेरा स्वभाव है जो मुझे मेरी माँ से मिला है। यानी मेरी माँ बोलती थी तो मैं भी बोल रही हूँ, और आप बच्चों को बोलने के मना कैसे कर सकते हैं। उसने अपने उस 2 पन्ने के ऐसे में लिख दिया। जब उनके टीचर उस ऐसे को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, फिर कहते हैं एक और ऐसे लिख करके लाओ। अब उन्होंने कहा करेजियस चैटर बॉक्स। क्या कहा? करेजियस चैटर बॉक्स, यानी ऐसा चैटर बॉक्स जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बहुत इनकरेज्ड है। तो बोले ठीक है इस पर लिख कर लाओ। एनी फ्रैंक ने फिर से ऐसे लिख के दे दिया। टीचर को एक छोटा सबक मिल गया कि हाँ भाई बच्चों की भावनाओं को, उनके थॉट्स जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, लेट देम स्पीक, उनको बोलने दो। देखते हैं क्या क्या बच्चे बताते हैं। तो अगर यार इस चैप्टर को आप देखें, ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी। मैंने आपसे हमेशा कहा बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी 2 शब्द हैं। बायोग्राफी का मतलब होता है हम किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखें, और ऑटोबायोग्राफी जब आपने खुद के बारे में लिखें। तो एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। और डायरी का मैंने बताया था कि उन्होंने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? किटी। किटी। उसने कहा था कि उसकी डायरी किटी, और एनी की डायरी एक तरह से उसकी फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड। वो डायरी को अपना फ्रेंड मानती है और डायरी में अपने जज्बातों को लिखती है। हर दिन की एक्टिविटीज, आज उसने क्या किया, आज उसके इमोशंस कैसे, आज के थॉट्स कैसे हैं, ये सारी बातों को एनी फ्रैंक ने लिखा। एनी फ्रैंक को शायद ये अपने जीते जी नहीं पता था कि उसकी ये डायरी एक दिन पूरी दुनिया पढ़ेगी। जब एनी फ्रैंक नहीं रही, उसके फादर जो कैसे भी करके उस जेविश लोगों में जो अटैक हुआ था नाजिस का, उससे वो कैसे भी करके बच निकले। और बचने के बाद जब वो सामान देखते हैं पुराना, तो उसमें उनको मिलती है एनी फ्रैंक की डायरी। उसको जब वो पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि छोटी सी बच्ची ने किस तरीके से अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपने ख्यालों को एक पन्नों के धागों से पिरो दिया है। तो उन्होंने कहा इस डायरी को मुझे पब्लिश करना चाहिए, और उन्होंने पब्लिश कर दिया। और आज आपके सामने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक चैप्टर सामने आ गया है। आई होप आपको इस चैप्टर की बारीकियां, जो थॉट्स, जो टॉपिक हैं, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। एग्जाम में अक्सर इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट एग्जाम जो पूछा जाता है वो 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक, राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का आपको कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है। तो अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो उसके कैरेक्टर में इमोशंस भी हैं, थॉट्स भी हैं, एक्सप्रेसिव भी है। इमोशन मतलब जज्बाती भी है, थॉट्स मतलब उसके विचार बहुत सारे हैं, एक्सप्रेसिव मतलब वो अपने विचारों को डायरी के पन्ने पर लिख करके एक्सप्रेस कर रही है। हाँ, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने थॉट दूसरों से बता के नहीं रखता है, मन ही मन में रखता है, वो पन्ने पे लिखे अलग बात है, डायरेक्ट सामने शेयर नहीं। यानी एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कौन सी लाइन है? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये इस बात को याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे कहता है ये क्वेश्चन है, इस पे कमेंट करिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से इसकी समरी समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर के जज्बात एमसीक्यू सीरीज इसी चैप्टर से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप समरी को देखें और उसके जस्ट बाद आप